बेंजामिन नेतन्याहू से पीएम की कुर्सी छीनने के 2 दिन पहले यानी इजराइल में फिर से हिंसा भड़क उठी है। इस बार ये हिंसा इजरायली सेना और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच वेस्ट बैंक इलाके में हुई है। दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की ही पार्टियां लामबंद होने के कारण इजराइल के विरोधियों को अपनी साजिशें रचने और एंटी इजराइल एक्टिविटीज करने का हौसला मिल चुका है। ताजा घटनाक्रम को इसी का नतीजा कहा जा रहा है। वेस्ट बैंक के जिस इलाके में ये हिंसा हुई है, वहां यहूदी बस्तियों के विरोध में फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार इजराइल की नई सत्ता में शामिल राम पार्टी खुद को अरब सेंटिमेंट्स और मुस्लिमों की हिमायती बताती है। फिलिस्तीन का वो समर्थन भी करती है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा ने रिपोर्ट दी है कि इजरायली सुरक्षा बलों ने लोगों को खदेड़ने के लिए हवा में गोलियां चलाई और रबर बुलेट्स फायर किए। इस झड़प में कम से कम 2 फिलिस्तीनी नागरिक घायल हो गए। हालांकि कई लोगों ने इस झड़प में 27 लोगों के घायल होने का दावा किया है। इसके बाद फिलहाल इजरायली सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में ले लिया हुआ है, लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि पिछली बार की तरह ही कहीं हमास और फिलिस्तीन इसी झड़प को मुद्दा बनाकर फिर से इजराइल के खिलाफ मोर्चा ना खोल दें, क्योंकि एंटी नेतन्याहू ताकतें ये मानती हैं कि अब इजराइल उनका सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। लेकिन ईरान और सीरिया में कुछ एक दिनों के घटनाक्रम को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि नेतन्याहू अपने जीते जी ऐसा होने देंगे। जब तक वो पीएम हैं तब तक वो इजराइल का सुरक्षा कवच बने रहेंगे, क्योंकि नेतन्याहू को भले ही उनके अपनों ने किनारा करने की साजिश रच ली हो, लेकिन उन्होंने हार तो कभी मानी ही नहीं है। साल 1999 में जब नेतन्याहू की सत्ता से बेदखली हुई थी, तब भी यही कहा जा रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। लेकिन साल 2009 में फिर से करिश्माई तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने और इजराइल की रगों में लगातार 12 सालों से फौलाद भरते रहे। दोस्तों, इस बार बेंजामिन नेतन्याहू को उनके सबसे करीबी रहे यामीना पार्टी के चीफ नेफ्ताली बेनेट ने सत्ता से लगभग बेदखल कर दिया है। अब 7 जून को बहुमत परीक्षण की मुहर लगनी बाकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार तो नेतन्याहू का इजराइल के इतिहास के पन्नों में गुम हो जाना तय है। इस बात से नेतन्याहू के वो विरोधी बेहद खुश हैं, जिन्हें लगता है कि अब मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल को हथियार डालने पर मजबूर कर सकेंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हार कर भी जीतने की बड़ी चाल चल दी है, क्योंकि उन्हें हारी बाजी भी जीतना आता है। दोस्तों, इजराइल के एक्स पीएम होने के पहले ही उन्होंने अपनी चाल चल दी है कि उनके विरोधियों का चारों खाने चित्त होना तय माना जा रहा है। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि नेतन्याहू ने हारी बाजी जीतने के लिए कौन सा मोहरा आगे बढ़ा दिया है। नेफ्ताली बेनेट एंड कंपनी का गठबंधन क्यों बिखराव के बेहद करीब है और कैसे जाते जाते भी नेतन्याहू ने इजराइल के विरोधियों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन सवालों का जवाब दूं, आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि नेतन्याहू हो सकता है कि आने वाले दौर में कुछ वक्त के लिए भले ही इजराइल के पीएम नहीं हो, लेकिन दोस्तों जाते जाते भी इजराइल के कट्टर दुश्मन और ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खमेनी के सारे कसबल ढीले कर दिए हैं। दरअसल इजराइल के साथ चल रही तनातनी के बीच मुस्लिम राष्ट्र ईरान की नौसेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। ओमान के तट पर ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जंगी जहाज ट्रेनिंग के दौरान आग लगने के बाद डूब गया। इस वॉरशिप के अंदर से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी, जिसके बाद इसके काबू में आने की भरसक कोशिशें भी हुई, लेकिन खर्ब नाम के इस वॉरशिप को डूबने से ईरान नहीं बचा पाया। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि अभी तक रहस्यमय तरीके से लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आग इतनी भयानक थी कि उसे अंतरिक्ष से भी साफ तौर पर देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चालक दल के सदस्य लाइफ जैकेट पहनकर जहाज से उतर रहे हैं। उनके पीछे जलता हुआ वॉरशिप खर्ग डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ईरान खर्ग के डूबने से बेहद तिलमिलाया हुआ है। उसकी झल्लाहट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो एक बार भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर खर्ग पर आग लगी तो लगी कैसे। कहीं ये साजिश तो नहीं थी। दोस्तों, अब तक इस हादसे के कारणों पर ईरान चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ऐसा नुकसान ईरान को कई बार उठाना पड़ा है और इसका कारण हमेशा ही रहा है इजराइल का हमला।
इतना ही नहीं, जैसे ही ईरान की नेवी को समंदर में इस बड़े नुकसान का पता चला, उसके कुछ घंटों बाद ही तेहरान से भी ईरानी सरकार के लिए बड़ी ही अशुभ खबर आई। डोंगयान पेट्रोकेमिकल कंपनी की तेहरान स्थित ऑयल रिफाइनरी में एलपीजी लीक होने के कारण जबरदस्त धमाका हुआ, जिसका धुआं पूरे तेहरान शहर में दहल गया। एलपीजी लीक क्यों हुई, इसका भी कोई कारण पता नहीं लग सका है। आग को बुझाने में 2 दिन लग गए और दोनों घटनाओं में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इन दोनों घटनाओं में प्रत्यक्ष तौर पर इजराइल के शामिल होने का सबूत या दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन मौजूदा हालात और पहले की घटनाओं के आधार पर इन हादसों में इजराइल का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि दोस्तों, अप्रैल में भी ईरान के एक छोटे वॉरशिप में आग लग गई थी और बाद में वो डूब गया। तब ईरानी सरकार ने इस घटना के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। दोस्तों, साल 2018 में भी इसी तरह का हादसा हुआ था और आरोप लगे थे इजराइल पर। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी कुछ वक्त पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल नेस्तनाबूद कर चुका है। वहीं इजराइल के कट्टर दुश्मन सीरिया में भी ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं। वहां इजरायली सेना ने खुद घोषणा की कि उन्होंने गोलान हाइट्स इलाके में सीरियाई सेना की पोस्ट को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्ट को ईरान समर्थित उग्रवादी और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन भी इस्तेमाल कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रधानमंत्री की कुर्सी जाना फिलहाल तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की ऐसी 8 पार्टियां नेतन्याहू के खिलाफ लामबंद हैं, जो विचार, आकार, प्रकार और व्यवहार में एक दूसरे से उत्तर दक्षिण जैसी हैं। इस गठबंधन में येमिना पार्टी का दक्षिण पंथ है, जो फिलिस्तीन के वजूद से ही इनकार करती है और वेस्ट बैंक को पूरी तरह इजराइल में शामिल करना चाहती है। तो इस गठबंधन में मुसलमानों की पैरोकार और फिलिस्तीन की हिमायती राम पार्टी भी है। इजराइल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक इस्लामिक पार्टी और दक्षिणपंथी पार्टी सरकार बनाने में साथ आई है। दोस्तों, जानकार मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉर्डन और ईरान पर ये हमले इसलिए किए हैं कि वो अपने कार्यकाल के दौरान इजराइल के ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों का सफाया कर सकें, और यही चाल उनका तुरुप का पत्ता और हमारे पहले सवाल का जवाब भी है कि नेतन्याहू ने हारी बाजी जीतने के लिए कौन सा मोहरा आगे बढ़ा दिया है। दरअसल इजराइल के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू भले ही इस बात को खुलकर ना स्वीकारें कि ईरान में वॉरशिप डुबाना और तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में धमाकों में उनका हाथ नहीं है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि ये हादसे सामान्य हादसे नहीं हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के प्रायोजित हैं। जॉर्डन का अटैक तो इस बात की खुली बुनियादी भी है। आने वाले वक्त में इजराइल की जनता बेनेट से इससे कम की उम्मीद तो नहीं करेगी। बस यहीं से शुरू हो जाता है इजराइल में 2-2.5 साल के भीतर 5वें मध्यावधि चुनाव का रास्ता। क्योंकि अगर बेनेट ने इजराइल के दुश्मनों पर नरमी बरती तो जनता की नजरों में गिर जाएंगे, और अगर मुस्लिम देशों पर सख्ती की तो सरकार में शामिल मुस्लिम हिमायती पार्टी बेनेट की कुर्सी खींच लेगी। राम और बाकी लिबरल कभी भी सरकार गिराने की धमकी देकर बेनेट के फैसलों को कमजोर कर देंगे। नेतन्याहू ये बात अच्छे से जानते हैं, लिहाजा वो अपने आखिरी दिनों में इजराइल के दुश्मनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। राम पार्टी जैसी पार्टी बेनेट को फिलिस्तीन और ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोकेगी तो सरकार की स्थिति अपने आप कमजोर हो जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से बाहर बैठने के बाद एक बाज की तरह इसी घड़ी का इंतजार करते रहेंगे। हमारे दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब भी यही है। सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू से पीएम की कुर्सी छिन जाने के बाद 8 पार्टियों का वैचारिक, भौगोलिक और आत्मिक बेमेल गठबंधन रोटेशन पॉलिसी के तहत यामिना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट पहले पीएम तो बना देगा, लेकिन बेनेट की कुर्सी भी कांटों के ताज से कम नहीं होगी, क्योंकि बेनेट के पास लेपेड इजराइल के पीएम बनने के लिए उतावले होंगे। जानकार स्वार्थ के इसी समीकरण को असंतोष के अंकुर फूटने के कारण भी मान रहे हैं। ऐसे में इस गठबंधन का ज्यादा चलना आसान नहीं होगा।